हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल डेरोलिया। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूनिट 1, जिसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, क्या क्या यूनिट्स हम लोग डील करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, उस क्लास की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, पहले आप वो क्लास देखना। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 2 फॉर यूनिट 1। ठीक है, हम उस क्लास का कुछ पोर्शन रिविजन भी अभी आप लोग को करवा देंगे, बट उसके पहले हम एक और बात बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड आज जो भी टॉपिक हम लोग को क्लियर करना है, वो सारे टॉपिक का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करना। ठीक है, अच्छा, हम इसके पहले ये बता दें कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें बेसिकली हमने 2 पॉइंट्स डील किए थे यूनिट 1, दैट इज जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड। पहला टॉपिक था हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 एंड सेकंड था एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो होगा पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चलो देखो हम बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऊपर लिखा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। क्लास 2 के लिए हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? फर्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, सेकेंड इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड थर्ड इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज की क्लास में ये 3 टॉपिक की कवरेज होगी। ठीक है, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब देखो बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, पहले ये समझो कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और व्हाट इज पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्लास करने के बाद हम सबको पता है कि जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। दैट इज कंपल्शन नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओ ही कराओ। अगर आप चाहो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो कुछ फर्म्स रजिस्टर कराएंगे और कुछ फर्म्स रजिस्टर नहीं भी कराती हैं। उस केस में ये बोला गया है कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस करना है तो आप इजीली रन कर सकते हो अपना बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, बट आपको उसके लिए अग्रीमेंट रखना पड़ेगा, जो कि हमने आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में बताया भी था कि जो रिक्वायरमेंट्स है पार्टनरशिप बनाने की, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ अग्रीमेंट आप पार्टनरशिप बना सकते हो। दैट इज पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको बेस किस चीज का चाहिए? अग्रीमेंट का, हर एक पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, हमने क्या बोला? हर एक पार्टनरशिप के लिए आइदर रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है, हर एक पार्टनरशिप के लिए आपको जरूरत होगी पार्टनरशिप अग्रीमेंट की एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाना मैंडेटरी है। बिना अग्रीमेंट के, बिना अग्रीमेंट बनाए आप अपनी पार्टनरशिप को रन नहीं कर सकते। क्लियर है? देखो हमने बोर्ड पे लिखा है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये जो हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड बेसिकली होता क्या है। देखो हमने यहां पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप बनने का बेस क्या है? अग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ वो आप पे है, वो मतलब जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं उन पे, दैट इज पार्टनर्स पे। बट पार्टनरशिप के लिए एक बेसिक अग्रीमेंट होना कंपल्सरी है। तो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, मतलब अगर हमें पार्टनरशिप बनानी है तो पहले हमें एक अग्रीमेंट बनाना होता है। क्लियर? अच्छा, अब इस अग्रीमेंट के लिए क्या कोई फॉर्मेलिटीज है? क्या कहीं कोई फॉर्मेलिटीज मेंशन की गई है क्या कि अग्रीमेंट को किस फॉर्म में बनाना है? तो नहीं, इसके लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म डिफाइन नहीं किया गया है। आप चाहो तो इसको रिटन बना सकते हो, आप चाहो तो आप ओरल फॉर्म में भी इसको रख सकते हो। क्लियर है? हमने ये चीज बताई कि ये जो अग्रीमेंट बना रहे हो आप, तो अग्रीमेंट बनाना मैंडेटरी है, बट अग्रीमेंट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं, किस तरीके से आप उसको बनाओगे, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होगा? कुछ भी आप रख सकते हो, आइदर रिटन और ओरल। ठीक है, बट हम क्या सजेस्ट करेंगे?
हमारा हमेशा सजेशन होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए कि आप जो भी अग्रीमेंट बना रहे हो उसको रिटन फॉर्म में बनाओ। रिटन फॉर्म में बनाने का उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर हमें कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट होती है, फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए होंगे रिलेटेड टू सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सो ऑन। जो भी दो पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस है रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो जब सारी चीजें आप मेंशन कर दोगे अपने अग्रीमेंट में, वो भी रिटन फॉर्म में, तो ना तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा, एंड इफ इन केस फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट अराइज भी होता है तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप अग्रीमेंट तो बनाओगे ही, और उस अग्रीमेंट को किस तरीके से रखना, इन रिटन फॉर्म। ठीक है, अग्रीमेंट को हम क्या सजेस्ट करेंगे, रिटन फॉर्म में रखने का। आप चाहो तो उसको ओरल फॉर्म में भी रख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें ये चीज बताई गई है, आप लोग नोट्स में देखना, उसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट की, तो जब भी आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा उस केयर के साथ वो फॉर्म करना होता है एंड उसको प्रॉपरली स्टैम्प कराना होता है, स्टैम्प एक्ट 1899 में। ठीक है, तो जो भी आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाओगे वो प्रॉपरली आपको फॉर्म करना है। सजेशन ये होता है कि रिटन फॉर्म में आप उसको बनाओ एंड उसको प्रॉपरली स्टैम्प कराना होता है, स्टैम्प एक्ट 1899 में। ठीक, अब देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे पार्टनर्स मिल करके वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं जो कि पार्टनर्स के बीच में होंगी। मतलब पार्टनर्स का जो भी रिलेशन चलेगा, जिस भी फॉर्म में चलेगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, उससे रिलेटेड, उसके अलावा सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सारे पार्टनर्स के अकॉर्डिंग होगी, वो उसको कहाँ मेंशन करते हैं, पार्टनरशिप डीड में। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या है? द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग containing the various terms and conditions as to the relationship of the partners to each other। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे सारे पार्टनर्स मिल करके अपने रिलेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हैं, हम उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड अगर बनी होगी, भले आपका रजिस्ट्रेशन ना कराया हो अपने पार्टनरशिप फॉर्म का, बट इफ इन केस फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट होता है बिटवीन पार्टनर्स, तो एटलीस्ट वो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटन अग्रीमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस पार्टनरशिप डीड में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है, बट उसके पहले हम एक और टॉपिक यहाँ पे आप लोग को क्लियर करेंगे कि सिंपली हमने ये बोला कि जब भी हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, बट उसका अग्रीमेंट होना जरूरी है। जब भी आप पार्टनरशिप फर्म बनाओगे आपको अग्रीमेंट बनाना होता है। ये अग्रीमेंट आप रिटन फॉर्म में रख सकते हो, ओरल फॉर्म में रख सकते हो, बट जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप उसको रिटन फॉर्म में रखो सो दैट फ्यूचर कन्फ्लिक्ट से बच सको। इसके अलावा ये चीज मेंशन की हुई थी इसमें कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स मेंशन हो, उसी डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसको आपको बहुत केयर के साथ फॉर्म करना होता है एंड प्रॉपरली स्टैम्प कराना होता है, स्टैम्प एक्ट 1899 में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारी पार्टनरशिप की, एक्सेप्ट अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं किस बिजनेस से रिलेटेड। देखो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि अगर हमने पार्टनरशिप की है और ये पार्टनरशिप फर्म में जो हमारा बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब आप बोलोगे कि मैम इमूवेबल प्रॉपर्टीज मतलब, सिंपली अगर हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उस केस में भी क्या वॉलंटरी ऑप्शन दिया गया है? नहीं। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, दैट इज रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड, तो उस केस में आपको ये जो आप अग्रीमेंट बनाओगे वो केयर के साथ बनाना है, प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। क्लियर है मेरा पॉइंट? हमने अभी तक बोला कि जो हमारा अग्रीमेंट बनेगा उसका रजिस्ट्रेशन कहीं मैंडेटरी नहीं था, सिर्फ इतना बोला गया था कि आप उसको रिटन और ओरल फॉर्म में बना लो सो दैट फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट फेस ना करना पड़े। बट एक मेंशन किया गया है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड है टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट बिजनेस,
तो उस केस में आपको स्टैम्प तो कराना है अपने अग्रीमेंट को, स्टैम्प एक्ट 1899 में, बट उसके अलावा आपका जो अग्रीमेंट आपने फॉर्म किया है उसका आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। क्लियर है? तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन करने की वैसे जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप देखोगे ना तो नोट्स में मेंशन की गई है। हमने बोला कि अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म का क्या बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, या फिर कह लो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो भी अग्रीमेंट बनाओगे उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। पहले प्रॉपर केयर के साथ बना हो, दूसरा स्टैम्प हो स्टैम्प एक्ट 1899 में, एंड तीसरा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग अपने हिसाब से मेंशन कर लेना। वैसे अगर आप लोग नोट्स में देखोगे तो मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें लिखा है कि ये जो पार्टनरशिप डीड हम बनाएंगे, उस पार्टनरशिप डीड में क्या है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसकी बात करेंगे। यहाँ हमने मेंशन किया हुआ है कि इट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हो? अब जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट समझो रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप, आप सब यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। आपके फर्म का नाम क्या है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, आपका जो फर्म है वो किस तरह का बिजनेस करने वाला है, आपके फर्म का फुल एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा आप ये मेंशन करोगे कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कितना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्म के लिए, क्या उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या सैलरी फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप कहाँ मेंशन करोगे? पार्टनरशिप डीड में। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ द फर्म, सबसे पहला किसका नाम लिखना है? फर्म का नाम। नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हमारे यहाँ है सबका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना। फिर जो फर्म है उसका क्या नाम है और किस प्लेस पे आपने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस हो गए, या फिर जो आपके फर्म का एड्रेस है जहां पे आप बिजनेस रन कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, किस नेचर का आपका बिजनेस है। जैसे हम लोग अगर ट्रेडिंग बिजनेस में है तो ट्रेडिंग मेंशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर अगर मान लो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीज आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि कब आपने अपना पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया है और आप उसकी क्या ड्यूरेशन रखने वाले हो। अब देखो ड्यूरेशन दो तरीके से यहाँ मेंशन हो सकती है, दो तरीके से ही ड्यूरेशन को आप डिफाइन करते हो। पहला अनलिमिटेड टाइम पीरियड, कि जब तक हम चाहेंगे तब तक हम अपने फर्म को रन करेंगे, और दूसरा कई बार क्या होता है कि आप 1 साल के लिए या फर्दर खाली 2 years के लिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो। तो वो हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, बट यहाँ हम ओवरऑल बता देते हैं कि ड्यूरेशन दो तरीके की हो सकती है। एक तो चाहे इन्फिनाइट ईयर्स की हो सकती है, या अगर आपने मेंशन किया है कि फॉर 1 year है, फॉर 2 year है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक, इसके अलावा किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो भी आपको मेंशन करना होता है, कि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको मेंशन यहाँ पे करना होता है। कहाँ? पार्टनरशिप डीड में। अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो सिंपली हम क्या मान लेंगे कि फिर ये पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस रेशियो में होगी? इक्वल रेशियो में होगी। इसके अलावा हमने बताया कि रिलेटेड टू सैलरी, रिलेटेड टू इंटरेस्ट, जो भी प्रोविजन आपको समझ में आए आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा हम ये मेंशन कर सकते हैं कि जब हमारा फर्म डिसॉल्व होगा तो क्या हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे डिसोल्यूशन के लिए। दैट इज हमने ये बताया कि ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अपने हिसाब से इनमें से कोई भी पॉइंट्स ऐड कर सकती है और कोई भी पॉइंट्स डिलीट कर सकती है। ये पार्टनरशिप फर्म पे होता है। अगर वो चाहे तो सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन कर दे, और वो चाहे तो इसके अलावा अपना नया कुछ ऐड कर सकती है, पुराना डिलीट भी कर सकती है। एंड इसके अलावा ये चीज भी मेंशन करती हैं अपनी बुक्स में कि वो किस तरीके से फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे। बेसिकली उनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट लगती हैं, जहां पे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो यहाँ पे सारा का सारा पॉइंट्स कवर करते हैं। ठीक, ये भी हमने मेंशन किया कि पार्टनरशिप फर्म में ऐड और डिलीट एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फर्म। फर्म की जरूरत के हिसाब से, पार्टनर्स की जरूरत के हिसाब से
कोई भी प्रोविजन इसमें एड ऑन किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। ये कंपल्जन नहीं है कि यही सारे के सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। इनके अलावा आप एडिशन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है आपके फर्म के लिए, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर है? जैसे हमने बोला, अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आप साइलेंट हो, तो बेसिकली हम क्या मानेंगे कि इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहा है। तो ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट था किससे रिलेटेड, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, जिसमें हमने सिर्फ इतनी सी चीज बताई कि पार्टनरशिप डीड दैट इज पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये होना बहुत जरूरी है अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हर एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक्सेप्ट वन, कौन सा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का बिजनेस छोड़ दो, तो बाकी जितने भी पार्टनरशिप आप रन करोगे सबको आपको प्रॉपर केयर के साथ बनाना है, स्टैम्प कराना है अपना अग्रीमेंट, बट कहीं पे भी उसके रजिस्ट्रेशन की का कोई कंपल्शन नहीं है। बट इफ इन केस हम बिजनेस कर रहे हैं रिलेटेड टू रियल स्टेट बिजनेस, तो इतना याद रखना कि आपको अपने अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करने होते हैं। बेसिकली ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिस पे फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमने इसको रिटन फॉर्म में नहीं रखा है, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनके बीच में ये डिसाइड हुआ कि 4:2 के रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट ये तो कहीं रिटर्न नहीं है। फ्यूचर में अगर ये कहता है कि नहीं मेरे को भी 4:4 के रेशियो में ही प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस में ए और बी के पास कहीं पे भी कोई अगर रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो फ्यूचर में क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इनका पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो उस केस में इस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बेसिकली लॉस तो उनके फर्म का ही होगा, लॉस तो उनके बिजनेस का होगा। इसीलिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको अपना पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं कराना, आप मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका अग्रीमेंट जो है वो रिटन होना चाहिए, वो आप रिटन फॉर्म में आप रखो। क्लियर है ये टॉपिक? ये पूरा हम लोग का था पार्टनरशिप डीड। जो हमने नोट्स दिया है उसमें आप फर्स्ट पेज पे देखना, पूरा पार्टनरशिप डीड का वही कंटेंट लिखा है जो अभी हमने बताया है। एंड इसके अलावा उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होंगे वो भी वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक, चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके की पार्टनरशिप होती है। देखो हमने यहाँ लिखा है कि पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम इसको कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि किस किस बेसिस पे आप पार्टनरशिप को डिफाइन कर सकते हो। तो एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमारी जो पार्टनरशिप होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। सबसे पहली होगी पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड एक होगी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब देखो बेसिस ऑफ टाइम में भी फर्दर पार्टनरशिप दो तरह की होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है फॉर अ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। सिंपली दोनों में डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप एट विल नाम से समझ में आ रहा है कि जब हम कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं एंड वो बिजनेस हमारे बीच में ये डिसाइड होता है कि जब तक हम चाहें उस पार्टनरशिप बिजनेस को रन करेंगे, जब हम चाहें तो हम उस बिजनेस को बंद कर देंगे। हमने क्या बोला? एट विल। विल मतलब हमारी मर्जी पे। तो हमने पार्टनरशिप में अपना बिजनेस तो स्टार्ट किया, बट उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड अगर हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने ये बोला कि हम आज पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी ड्यूरेशन मेंशन नहीं करेंगे एंड इस ड्यूरेशन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा इसको भी हम मेंशन नहीं करेंगे बुक्स में। तो इसका मतलब हमारी पार्टनरशिप कैसे होगी? एट विल, कि सिंपली आप आज अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कल को अगर किसी पार्टनर को इसका डिसोल्यूशन करना होगा तो सिंपली वो बाकी सारे के सारे अदर पार्टनर्स को एक नोटिस दे देगा कि अब हम ये बिजनेस बंद करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बंद करना चाहते हैं, एंड आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाएगी। एंड दूसरा तरीका है फिक्स पीरियड का। फिक्स पीरियड मतलब जब हम अपना पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो हम आज ही ये चीज बता देते हैं कि हम इसको एक साल के लिए, दैट इज फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर और सो, दैट इज एक टाइम फ्रेम हम बना देते हैं कि इतने टाइम फ्रेम के लिए ये पार्टनरशिप हम रन करेंगे और उसके बाद ये पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। मेरा पॉइंट क्लियर है? देखो जो तुमने नोट्स डाउनलोड किया है, नोट्स में देखो ये चीज मेंशन की हुई है बेटा कि अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल की, तो इसमें दो पॉइंट्स मेंशन किया है। फर्स्ट इज नो फिक्स पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के ड्यूरेशन के लिए किसी भी तरह का कोई फिक्स टाइम पीरियड बताया ही नहीं गया। एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और किस तरीके से उस ड्यूरेशन को डिटरमाइन करेंगे इसके बारे में भी नहीं बताया। तो पार्टनरशिप एट विल, जो कि सेक्शन 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया है, उसमें सिर्फ इतना बोला है कि जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये मेंशन कर देते हैं कि ये पार्टनरशिप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये बंद कैसे होगी, हमारी विल पे। हम जब तक चाहे इस पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड जब चाहे इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। बट डिसोल्यूशन कैसे होगा, अगर कोई एक पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स को नोटिस दे दे कि अब हम ये पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो उस केस में उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। एंड दूसरा तरीका होता है कि आप पार्टनरशिप रख रहे हो फॉर अ फिक्स पीरियड, जहां पे आप ये मेंशन कर देते हो कि फॉर 6 मंथ्स, फॉर 1 ईयर और सो, मतलब आपने अपना टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के लिए बिजनेस हम रन करेंगे पार्टनरशिप में, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। आप देखो कई बार क्या होता है, जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं आपने टाइम पीरियड डिफाइन किया है कि ये जो पार्टनरशिप है फॉर 6 मंथ्स, अब 6 मंथ्स के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जानी चाहिए, बट आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपना बिजनेस पार्टनरशिप में कंटिन्यू करो, तो उस केस में इस फिक्स पीरियड पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, पार्टनरशिप एट विल में। क्योंकि पहले तो आपने 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम बनाया था, तब तक तो वो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप थी, बट जैसे ही 6 मंथ्स के बाद आपने उसको कंटिन्यू किया, आप चाहते हो कि वो बिजनेस कंटिन्यू करो पार्टनरशिप का, तो उस केस में उसको मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप एट विल है और अब ये पार्टनर्स के कहने पे या नोटिस देने पे ही बंद होगी। क्लियर है? तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे पार्टनरशिप कितने तरह की होती है बेटा, 2 तरह की, एक विल पे और एक फिक्स पीरियड पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। अब ये क्या होता है मैम, अगर हम लोग बात करें वर्क की, तो सिंपली 2 चीज है। अगर हमने आज पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया और उसमें हमने बोला कि हम इस पार्टनरशिप में किसी भी तरह का बिजनेस चाहे तो रन कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो उस केस में यहाँ पे क्या हमने कोई वर्क पर्टिकुलरली डिफाइन किया नहीं, तो हमारी किस तरह की वो पार्टनरशिप होगी, जनरल पार्टनरशिप। बट इफ इन केस मानो आज हमने एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया और उस पार्टनरशिप ने हमने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ये रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक, एक पर्टिकुलर एरिया के रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ये पार्टनरशिप बनाई है, तो जैसे ही वो रोड का कंस्ट्रक्शन होगा आपकी पार्टनरशिप क्या होगी, बंद हो जाएगी। दैट इज फॉर सिंगल अंडरटेकिंग और एडवेंचर। अगर आप पार्टनरशिप बनाते हो तो उस केस में उस पार्टनरशिप को हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लियर है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आपने किसी सिंगल अंडरटेकिंग, वैसे बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है सिंगल अंडरटेकिंग, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए अगर आपने पार्टनरशिप बनाई है तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई। एंड जहां आपने वर्क का फ्रेम कहीं पे भी डिफाइन ना किया हो वो जनरल पार्टनरशिप हो गई। क्लियर है? तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में देखो 4 चीज हैं वैसे तो, बट बेसिकली 2 बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अगर टाइम फ्रेम आपने पहले से, इसमें क्या होता है, टाइम फ्रेम अगर हमने पहले से डिफाइन किया है तो फिक्स पीरियड, अगर कोई टाइम फ्रेम नहीं है तो एट विल। अगर हमने वर्क फ्रेम बनाया है तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड अगर वर्क फ्रेम नहीं बनाया तो जर्नल पार्टनरशिप। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप चलता है कि अगर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की है तो इनमें से ही हम कोई ऑप्शन चूज करते हैं। क्लियर? चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप था कि जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो किस तरह की पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब ये है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अगर हम लोग पार्टनर्स की बात करते हैं तो पार्टनर्स कई तरह के हो सकते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। अब आप लोग पूछोगे एक्टिव पार्टनर कौन होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक्टिव होता है किस चीज में, जो भी डे टू डे बिजनेस हमारा चल रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब ये हर एक पॉइंट पे खुद को इन्वॉल्व करके रखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा कि पार्टिसिपेट, हम इस साइड लिखते हैं ताकि तुम लोगों को अगर नोट करना हो तो तुम लोग इजीली इसको नोट कर, है ना। देखो बोर्ड पे, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, ये जो डे टू डे बिजनेस ये रन कर रहे हैं ना, जिसके लिए बिजनेस बना है, जिसके लिए पार्टनरशिप बना है, उसमें ये एक्टिवली खुद को पार्टिसिपेट करके रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जितनी भी थर्ड पार्टीज है, आउटसाइडर्स है, बट ऑब्वियसली उनके लिए लायबल होंगे।
तो लायबल फॉर थर्ड पार्टीज, मतलब हर किसी के लिए इनकी लायबिलिटी होगी ना, ठीक। ये बिजनेस में जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें प्रॉपर तरीके से पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इन्वेस्ट इन फर्म। एंड लास्ट, अब देखो ये थर्ड पार्टीज के लिए लायबल है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, मतलब डे टू डे बिजनेस में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको इनके बारे में पता होगा कि हाँ ये भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। तो उस केस में इनके लिए पॉइंट रखा गया है कि जब भी ये खुद को इस पार्टनरशिप फर्म से अलग करेंगे, हमने क्या बोला, जब भी ये रिटायर करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको पब्लिक नोटिस देना होगा। खुद सोचो कि एक फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स, आप अगर मान लो एज आउटसाइडर इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और कॉन्ट्रैक्ट करने जब आप गए तो ए ने वहां एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ए ने ही कॉन्ट्रैक्ट को डील किया, सारी चीजें रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आपको किसने डिफाइन की, ए ने, तो आप किसको जानते हो, ए को जानते हो, ठीक है। अब अगर कल को ए ये ABC एंड एसोसिएट छोड़ करके जाएगा तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, लाइबिलिटी बनती है कि वो आपको बता करके जाए। अब इंडिविजुअली उसने आपसे तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, बहुत लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो सिंपली वो क्या करता है, पब्लिक नोटिस दे देता है, और पब्लिक नोटिस का पब्लिकेशन हो जाता है न्यूज़पेपर में, जिसके थ्रू वो ये बता देता है कि हम अब इस एसोसिएट या पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा चुके, ठीक है। तो इनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या देना होता है, पब्लिक नोटिस, यहां हम लिख दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर की, तो एक्टिव पार्टनर नाम से समझ में आ रहा है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इनटू डे टू डे बिजनेस और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड, ये पैसे इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप फर्म में, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट, जितने भी आउटसाइडर्स है उनके लिए इनकी लाइबिलिटी बनती है, तो अगर थर्ड पार्टी के लिए कोई भी लाइबिलिटी अराइज होगी तो इनकी ड्यूटी है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, एंड रिटायरमेंट के टाइम इनको एक पब्लिक नोटिस दे करके जाना होगा। क्लियर, यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्टिव पार्टनर में, और यही 4 पॉइंट आपको मेंशन भी करना होगा। नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर की, नाम से समझ में आ रहा है स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर तो है बट कहीं ना कहीं स्लीपिंग, दैट इज सोता हुआ पार्टनर है। अब अगर वो सोता हुआ पार्टनर है तो बट ऑब्वियस वो कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इन्हीं 4 पॉइंट के बेसिस पे हम इसका भी आंसर करेंगे। सबसे पहला, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। क्या ये बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि ये स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर है, अगर पार्टनर है तो इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। क्या ये थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि पार्टनर है ना, ठीक। एंड लास्ट, क्या ये पब्लिक नोटिस इसको दे के जानी पड़ेगी रिटायरमेंट के टाइम, नहीं। क्यों नहीं देनी पड़ेगी पब्लिक नोटिस, क्योंकि इसको तो कोई रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। ये होते कौन है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर वो होते हैं जो पैसा तो लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक, जो चाहते हैं कि वहां से उनको प्रॉफिट मिले, बट वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनका एंगेजमेंट कई जगह होता है। तो वो अपना नाम आपको देते हैं, पैसे देते हैं, ये भी कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होंगे, हमको बिल्कुल पार्टनर जैसा ट्रीट किया जाए, बट हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे डे टू डे कंडक्ट में, वो आप करो। मतलब जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है उनको बोला जाता है कि आप डे टू डे मतलब बिजनेस में पार्टिसिपेट करो, हम डे टू डे कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उस केस में जब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है कि आप यहाँ पे पार्टनर हो, तो क्या आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत होगी, नहीं होगी। वही चीज हमने लिखा है कि अगर स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर की बात करें तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं एंड थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होते हैं, उसके अलावा इनका कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ 5th पॉइंट भी हम लिख रहे हैं कि जो एक्टिव पार्टनर होते हैं उनका प्रॉफिट में हिस्सा होता है, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट, जो भी फर्म कमा रही है। क्योंकि खुद सोचो ना, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल हो, तो जो वहां से फायदा होगा वो भी तो आपको मिलेगा, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट। बट स्लीपिंग एंडोमेंट पार्टनर की बात करें तो उनको भी प्रॉफिट मिलता है। उन्होंने क्या बोला है कि भाई हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होंगे, हम सब कुछ करेंगे जो एक्टिव पार्टनर करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डे टू डे जो बिजनेस रन करना है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो आपका जोन है, ठीक है। तो उनको भी शेयर मिलेगा किसमें, प्रॉफिट। ये पॉइंट क्लियर है। अब आओ नेक्स्ट पे। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में, हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी वही 5 पॉइंट के बेसिस पे हम तुम लोग को बताएं, तो इससे क्या होगा ना, इजिली हम सबको कनेक्ट कर पाएंगे।
नॉमिनल पार्टनर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर। सेकेंड, ये थर्ड पार्टीज के लिए लायबल होगा। ये फर्म में एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इसको जाते वक्त पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता, ये इसका प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं होता। तब आप बोलोगे मैम फिर ये कर क्या रहा है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने लेंड किया हो नेम टू द फर्म। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने फर्म को सिर्फ अपना नाम दिया हो, बस बाकी कुछ भी नहीं, ना उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ना उसको प्रॉफिट से मतलब है, तो वो अपना नाम क्यों लेंड करेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो बाकी बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, बट उसको ये चीज बतानी होती है कि हाँ मेरा ये भी बिजनेस चल रहा है, ये भी पार्टनरशिप फर्म चल रहा है। बेसिकली उसके नाम की वैल्यू होगी, गुडविल की वैल्यू होगी, इसीलिए वो अपना नाम लेंड करता है, जिससे फर्म को फायदा होता है। और उसको क्या फायदा होता है कि उसका एट अ टाइम बहुत जगह वो एंगेजमेंट दिखा सकता है कि हम कई जगह एट अ टाइम पार्टनर है। क्लियर है? तो ये चीज बताए कि इसने सिर्फ क्या किया होगा, अपना नाम लेंड किया होगा। जब अपना नाम लेंड किया होगा, इसने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया फर्म में, तो ये उस केस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उसको पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट में इसको हिस्सा भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में इसको हिस्सा कब मिलता? जब इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता। इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए इसको प्रॉफिट में भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सिंपली सिर्फ इसकी लायबिलिटी क्या होगी कि अगर थर्ड पार्टी के लिए कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है तो उस केस में इस पर्सन की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? बुक में देखो लिखा हुआ है, नोट्स में अगेन नॉमिनल पार्टनर पे देखो लिखा है, a person who lends his name to the firm without having any real interest in it is called a nominal partner. He is not entitled to share the profits of the firm. Neither he invests in the firm nor takes part in the conduct of the business. He is however liable to third parties for all the acts of the firm. सिर्फ ये किसके लिए लायबल होगा बेटा? थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा, उसके अलावा इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमने ये जिस तरीके से 5 पॉइंट करके लिखा, अगर आप लोग भी इस तरीके से मेंशन करोगे ना तो बाद में आपको रिवीजन करने में इजी होगा। ठीक है, इस पैटर्न पे बुक में नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर दो। क्लियर? तो ये 3 था जिसमें मेरे को इस तरीके से 5 पॉइंट बताना था। अब हम फर्दर 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको रब करेंगे। अब देख लेते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम से ही समझ में आ रहा है, और हमने बताया भी था कि सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप का, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसकी शेयरिंग मैंडेटरी है, लॉस अगर नहीं भी शेयर करोगे तो भी चलेगा। तो ये कौन से पार्टनर हैं? ये वो पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हिस्सा लेंगे? प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। अब आप बोलोगे मैम ये लॉस में क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? तो कई बार कुछ पार्टनर्स, जैसे मान लो 3 पार्टनर्स है अपने पास एबीसी, इसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, क्योंकि हमने ज्यादा पैसा लगाया है तो हम सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। या कई बार क्या होता है कि मान लो ये एक्टिव पार्टनर है और ये दोनों एक्टिव पार्टनर नहीं, स्लीपिंग पार्टनर है, तो ये बोलेगा कि भैया हम तो डे टू डे बिजनेस रन कर रहे हैं ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो हम पार्टिसिपेट करें, तुम दोनों तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हो, तो उस केस में ये बोल सकता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। क्लियर है? तो ये वो पार्टनर है जिनका हिस्सा सिर्फ प्रॉफिट में होता है। नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर। ये अपने को पता है, हमने सब ने एडमिशन एंड रिटायरमेंट पढ़ा है। तो अगर इनकमिंग पार्टनर की बात करें तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? किसी भी न्यू पार्टनर की जिसका कि एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म। इसमें आप लोगों को 2 चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई इनकमिंग पार्टनर होगा, न्यू पार्टनर, तो उसकी ज्वाइनिंग किसकी बेसिस पे होगी? जब बाकी अदर पार्टनर्स अग्री करेंगे, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए, तभी ये नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन पाएगा। एंड दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस दिन इस पार्टनर ने ज्वाइन किया उसके पहले, ठीक है ना, इसकी ज्वाइनिंग के पहले जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, जितने भी अग्रीमेंट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किए हैं, उसके लिए इनकमिंग पार्टनर कभी भी लायबल नहीं होगा। मेरा पॉइंट क्लियर है? 2 चीजें हमने बोली इनकमिंग पार्टनर के लिए। सबसे पहला, इनकमिंग पार्टनर अगर ज्वाइन करना चाहता है कोई भी न्यू पार्टनर, तो उसके लिए आपको बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कहाँ पे हैं ये रिमेनिंग पार्टनर्स? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में, उनकी हमें परमिशन चाहिए तभी हम न्यू पार्टनर को ज्वाइन करा सकते हैं। एंड दूसरा, इनकी ज्वाइनिंग के पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए इनकमिंग पार्टनर लायबल नहीं होगा। क्लियर? आउटगोइंग पार्टनर, दैट इज रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे करके रिटायर कर सकता है।
बट रिटायरमेंट के बाद सिंपली हमने क्या बोला कि रिटायरमेंट के बाद जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिटायर हो रहा है, अगर पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट थी, उसने पब्लिक नोटिस दिया है, तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। बट रिटायरमेंट के पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन सब के लिए वो लायबल होगा। आउटगोइंग पार्टनर में दो चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट तो कोई भी पार्टनर कर सकता है बाकी पार्टनर्स को नोटिस देके, बट जिस दिन वो रिटायर कर रहा है अगर पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट थी और वो पब्लिक नोटिस दे के गया है, तो उस केस में उसके रिटायरमेंट के बाद के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनके लिए वो लायबल नहीं होगा, बट उसके पहले रिटायरमेंट के पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन सब के लिए वो लायबल होगा। पीडीएफ में देखो इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में लिखा है, अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर्स इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज कॉल्ड एज इनकमिंग पार्टनर। दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में आपको पार्टनर बनना है, तो वो आप कैसे बन सकते हो, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सच अ पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन एज अ पार्टनर। उसके आने के पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो किसी के लिए भी लायबल नहीं होगा। अब आउटगोइंग पार्टनर देख लेते हैं। अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस इज कॉल्ड अ रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर। Such a partner remains liable to third parties for all the acts of the firm until public notice is given of his retirement. तो सिंपली कह रहा है कि अगर आप रिटायर कर रहे हो और आपका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं करा, आपने रिटायरमेंट किया, बट बाकी जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। अगर आपकी पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दे करके जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपको लायबल माना जाएगा बाकी एक्ट्स के लिए भी जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद हुए हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं किया जाए, तो आप पब्लिक नोटिस दे करके जाओगे। क्लियर है? अब लास्ट देख लेते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर हम बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की, तो ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 28। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 28 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि हम अपनी मर्जी से जब किसी पार्टनरशिप फर्म को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप किसी भी थर्ड पार्टी के सामने हमें एज पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकते हो, या हम खुद को एज अ पार्टनर खुद ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के सामने, तो उस केस में हम किस तरह के पार्टनर होंगे बेटा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉकल। हमने क्या बोला, हम फिर बता रहे हैं, दो चीज है इसमें। एक तो हमने किसी पार्टनरशिप फर्म में जहां हम पार्टनर नहीं है फिर भी हमने उनको अलाउ किया है कि वो हमें अपने वर्ड्स के थ्रू या फिर सिंपली कंडक्ट के थ्रू एज अ पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम खुद ही अपने वर्ड्स और कंडक्ट के थ्रू किसी थर्ड पार्टी के सामने एज अ पार्टनर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये है ए, ये है ए XYZ एंड एसोसिएट्स, तो ये फर्म है, ठीक है। अब ये मानो कि M, ये कौन है, आउटसाइडर, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी। M एंड इस फर्म के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो M क्या करेगा, बात करने के लिए ये फर्म में गया कि हाँ ठीक है हमें आपके साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। M जो है A को पहले से जानता है, तो जब M जाता है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो M देखता है A ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है, ठीक। अब A खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज पार्टनर, A खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज पार्टनर, या ये फर्म इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज पार्टनर, ठीक। और A अगर वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो बात ही खत्म, बट अगर ये फर्म भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो M मना नहीं कर रहा है उस केस में, क्योंकि M A को पहले से जानता था, तो M ने A के बेसिस पे इस फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। अब उस केस में क्या होगा कि जब M ने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उस केस में हम A को भी पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे एंड XYZ के साथ साथ A की भी लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। सिंपली हमने क्या बोला, फिर से समझो, हम कह रहे एक फर्म है, ये एक आउटसाइडर है, ठीक। वहां पे आउटसाइडर ने सोचा कि ठीक है हम इस फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करने जाता है उस दिन वहां पे ए भी बैठा होता है, ए को एम पहले से जानता है, क्लियर। ए ने एम के सामने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि हम भी इस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, या इस फर्म ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे यहाँ पार्टनर है, और ए ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब मना नहीं कहा किया, वो साइलेंट रह गया।
और एम ने ए के बेसिस पे एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी लायबिलिटी अराइज होगी फ्यूचर में, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक्स वाई जेड तो पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो पार्टनर है, बट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए को भी पार्टनर माना जाएगा और ए की भी लायबिलिटी अराइज होगी। क्लियर है? देखो पीडीएफ में हमने लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। होल्डिंग आउट मीन्स टू रिप्रेजेंट, कि आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। Strangers who hold themselves out or represent themselves to be a partners in firm whereby they induce others to give credit to the partnership are called partners by holding out। मतलब हम खुद को ऐसे, यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से चलो, ए खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करा है कि वो पार्टनर है, और ए के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे एम ने क्या किया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, दैट इज ए क्रेडिट दे दिया। कहीं ना कहीं तो मॉनेटरी टर्म्स में इन्वॉल्व हो गए ना, तो उस केस में उस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं बेटा? होल्डिंग आउट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन 28 में दिया है, देखो लिखा है, अ पर्सन मे हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट हैव इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर और ही मे हैव अलाउड अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर। चाहे तो उसने वर्ड्स और कंडक्ट्स के थ्रू खुद को एज पार्टनर रिप्रेजेंट किया है, या वो पार्टनरशिप फर्म को इस चीज की परमिशन दे रहा है कि आप मेरे को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। द अदर पर्सन एक्टिंग ऑन द फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन गेव क्रेडिट टू द फर्म। एंड क्योंकि एम को ए पे भरोसा था, एम ने ए के भरोसे पे इनके साथ क्या किया, इनको क्रेडिट दे दिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो नो डाउट वहां पे कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होगा। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट वो पर्सन होता है जो खुद को रिप्रेजेंट करता है एज पार्टनर, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता, या वो फर्म को अलाउ करता है कि वो खुद को, मतलब इनको एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके सामने? किसी थर्ड पार्टी के सामने। तो जिस थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उस थर्ड पार्टी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस पर्सन को भी कैसे ट्रीट किया जाएगा कि ये भी पार्टनर है एंड इसकी भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। बाकी कोई भी बेनिफिट इनका नहीं है क्योंकि एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, तो सिंपली इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होंगे। तो नॉमिनल पार्टनर एंड होल्डिंग आउट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉमिनल पार्टनर में तो आप अपना नाम प्रॉपर लेंड करते हो, तो आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होते हो, बट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में आप ऐसा कुछ नहीं करते, आप सिर्फ अपने आपको रिप्रेजेंट करते हो कि आप वहां पे पार्टनर हो, वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आपकी लायबिलिटी अराइज होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्लियर है? हमने बोला नॉमिनल पार्टनर में आप सारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होते हो, एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जहां आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ है एज पार्टनर, उसके लिए आप लायबल होते हो। क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल आज का पॉइंट था जिसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अभी हमारा यूनिट 1 चल रहा है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, आज हमारी ये सेकंड क्लास थी। अब थर्ड क्लास में हमें ये बताना है कि पार्टनरशिप का बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, कंपनी, क्लब, इनके साथ क्या डिफरेंस होता है, अब हम लोग क्लास 3 में उसको डील करेंगे। तो क्लास 3 में वो डील करने के बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग यूनिट 2 पे चलेंगे। आज के टॉपिक पे अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। जब हम लोग क्लास 3 स्टार्ट करेंगे तो अब तक का जितना भी पॉइंट हमने पढ़ाया है, सेक्शन 4 पढ़ा दिया फर्स्ट क्लास में, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप बताया फर्स्ट क्लास में, एंड सेकंड क्लास में हमने बताया पार्टनरशिप डी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसका पूरा एक हम रिविजन आप लोगों को करा देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।